नमस्कार साथियों। आज हम अपने इस विवेचना में एनसीईआरटी वर्ग 6 के इतिहास के अध्याय 3 की विवेचना करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आरंभिक नगर। ये बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आज हम अपनी इस विवेचना में आरंभिक नगर की चर्चा करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पुराने भवन का संरक्षण से संबंधित बातें हो रही है। जसप्रीत और जसपाल नामक दो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ बगल में जो एक पुराना भवन है, वहाँ पर कुछ लोग भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं और वो लोग बात कर रहे हैं कि इसकी नक्काशी को देखो, हम मंत्री जी से पत्र लिख कर कहेंगे कि इसकी का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये सब बातें हो रही है। ये बातें सुनकर ये बच्चे सोचने लग जाते हैं, आखिर इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। जब आगे बढ़ते हैं तो आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हड़प्पा की कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये होने वाली है ये सेशन, इसलिए सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अंत तक आप इस क्लास को देखें, सुने, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो साथियों, ये जो हड़प्पा की कहानी है, इसमें 150 वर्ष पहले जब भारत में पंजाब क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था तो उस समय इंजीनियरों का नज़र इस पर पड़ा और वो लोग वहाँ से कुछ ईंटें ले गए और इन ईंटों से वो रेलवे निर्माण में कुछ काम किए। इससे कई जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो साथियों, लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने जब इन स्थलों को खोजा तो उन्होंने पाया कि यह स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस सभ्यता का नाम, जिसको आप मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या उसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो पहला नगर खोजा गया था, पहला जो जगह खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। इसलिए इसी के नाम पर बाद में भी जो स्थल मिले, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन इसे चूंकि पहला स्थल जो मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इनका जो निर्माण है वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो साथियों, अब जो अगला बिंदु है इस पर चर्चा करेंगे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन हड़प्पा सभ्यता में जो नगर पाए गए थे, इनकी विशेषता क्या थी, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन नगरों में से कई को तो 2 या उससे अधिक ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो साथियों, इनमें जो अधिकांश हिस्से मिले हैं उसमें 2 या 2 से अधिक हिस्सों में इन नगरों को विभाजित किया गया है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में था। और ये सभी नगर जो है ना, वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। और पुरातत्वविदों ने
ऊंचाई वाले नगर को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को नगर कहा है। अर्थात जो दो भागों में बटे थे उसमें से जो पश्चिमी भाग का हिस्सा था जो ऊंचाई पर थे उसे इतिहासकारों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से जो पूर्वी भाग में थे उसे नगर कहा है। और दोनों हिस्से चार दीवारियों की पकी ईंटों की बनाई जाती थी और ये ईंट इतने पके हुए थे, इतने अच्छी तरह से पकाए गए थे, कितने हजारों साल भी इन ईंटों को सुरक्षित पाया गया और ये दीवारें भी सुरक्षित दिखाई पड़ी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इससे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो साथियों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिला है, खास इमारत, बहुत सारे खास इमारत मिले हैं, उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज मिला है वो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार या विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा की तरह एक महत्वपूर्ण नगर था, हड़प्पा कालीन सभ्यता का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वहाँ पर जो स्नानागार मिले हैं उसमें ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया है। तालाब में जो दो सिरों पर सीढ़ी की व्यवस्था थी, दो किनारों पर, इसके अतिरिक्त चारों तरफ घर बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे और माना जाता है कि इन जो विशाल स्नानागार था उसका उपयोग, महान स्नानागार था, उसका उपयोग विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोग या सामूहिक रूप से लोग करते होंगे। अगले पैराग्राफ में है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो साथियों, यहाँ जो कालीबंगा और लोथल है इन स्थानों पर अग्निकुंड भी मिले हैं। तो संभवतः अग्निकुंड इससे यज्ञ के होने का प्रमाण मिलता है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में भंडार गृह भी मिले हैं। इन नगरों में भंडार गृह भी मिले हैं। साथियों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये महान स्नानागार की तस्वीर को दिखाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं टॉपिक भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो साथियों, जब हम भवन, नाले और सड़कें की बात करते हैं तो पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो एक मंजिले या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे और आंगन जो होता है, यानी आज भी आप जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखेंगे बहुत सारे ऐसे घर आपको मिलेंगे जिसमें चारों तरफ कमरे होते हैं और बीच में आंगन होता है। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था वहां भी देखने को मिली। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों से में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। साथियों, आज जब हम 21वीं शताब्दी में भी देखते हैं तो बहुत जगह ऐसे आपको मिलेंगे, शहरों में देखेंगे कि थोड़ी बारिश से स्थिति भयावह हो जाती है। लेकिन 4700 वर्ष पहले जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते हैं, जिसका अवशेष का हम अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि सड़कें सीधी लाइन में बनी हुई है, हल्की ढलान बनी हुई है, घर के बगल में छोटी छोटी नालियां हैं, छोटी छोटी नालियां सड़कों में बने नाले से मिल रही है और फिर सड़कों से बहने वाली नालियां बड़ी सड़कें जो मुख्य सड़क होती थी उस नाली में जाकर मिल जाती है। नाली को साफ करने के लिए जगह जगह मेन होल बनाए गए थे और इस तरह से बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सड़कें और मेन होल का निर्माण किया गया था। तो साथियों, अभी आप एनसीईआरटी वर्ग 6 के अध्याय 3 की विवेचना सुन रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि ये चीजें आप सबको समझ में आ रही होगी। अब है नगरीय जीवन। अगले बिंदु जो है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे।
यहाँ यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। तो साथियों, जिस तरह आज देखते हैं कि जो बड़े-बड़े नगर हैं उसमें बहुत हलचल होती है। सुबह से ही हलचल शुरू होती है और देर रात तक यहाँ यहाँ तक कि कुछ नगर ऐसे भी है भारत में जो पूरे 24 घंटे तक वहाँ हलचलें होती है। स्वाभाविक है कि सिंधु घाटी और इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। तो कुछ नगर ऐसे ज़रूर रहे होंगे जहाँ पर हलचलें खूब रही होगी और यहाँ भी शासक भी रहे होंगे। ये शासक अपने लिए सामान दूर-दूर से मँगवाते होंगे, बहुमूल्य पत्थर, अनुपयोगी चीज़ें मँगवाते थे। मन के सोने चांदी आभूषण जैसी चीज़ों अपने पास रखते थे और वहाँ पर लिपिक भी होते थे जो इन चीज़ों को का देखभाल करते थे, मुहरों पर लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी वो लोग लिपिक लिखने का काम करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी अन्य उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और या वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो साथियों, उन नगरों में बहुत सारे लोग रहते थे, उसमें शिल्पकार भी रहते थे, जो नई-नई चीज़ों का सृजन करते थे, नया-नया चीज़ें नई-नई निर्माण किया करते थे। उद्योग स्थल पर भी तरह-तरह की चीज़ें मिले हैं और लोग उन ज़माने में भी यात्राएँ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और एक दूसरे स्थान से सामान भी लाते थे और वहाँ की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के खिलौने भी बहुत स्थान पर मिले हैं। साथियों, यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये पुराने नगर का अवशेष है जिसमें छोटी-छोटी नालियाँ भी है, बीच में सड़क है, नीचे में आप देख सकते हैं कि कुएँ के अवशेष मिले हैं। इन तरह से इधर आप अगर आप देखते हैं यहाँ तो ये मुहरें हैं बाएँ साइड में देखते हैं और ये जो आप दाहिने साइड में देख रहे हैं ये खिलौने हैं। तो ये तमाम चीज़ प्रयोग में लाई जाती थी। अब जब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो एक नया बिंदु मिलता है नगर और नए शिल्प। इस पर चर्चा करने से पहले हम देख लें कि यहाँ जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये बाट है जो इस ज़माने में प्रयोग किए जाते थे। ये हैं मन के और आभूषण इनसे बनाए जाते थे। ये फ ये इन सतहों पर ये फ्लास्क है, यानी ये तराश कर पत्थरों को तराश कर बीच में छेद करके मनके बनाए जाते थे जो आप यहाँ देख रहे हैं। मनके के अतिरिक्त यहाँ जो मध्य में देख रहे हैं पत्थर से धारदार फलक बनाए गए हैं। ये पत्थर के बने धारदार फलक है। तो साथियों, ये सभी तस्वीर आप देख सकते हैं और उस तत्कालीन समाज के बारे में आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में भी किए थे। अब यहाँ से हम महत्वपूर्ण बिंदु नगर और नए शिल्प की चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। साथियों, आपने सभी चीज़ों को चित्र में देखा। ये लोग विभिन्न प्रकार के चीज़ सोने, चांदी, कांसे, तांबे इन सब चीज़ से परिचित से पत्थर से भी वो तरह-तरह की चीज़ बनाते थे। बाट को भी आपने देखा है कि वो लोग चीज़ों को मापने के लिए बाट का उपयोग करते थे, जोखने के लिए कीमती रत्न को वज़न करने के लिए बाट का भी प्रयोग करते थे। तो इन सभी चीज़ों को आपने देखा। इसके साथ ही संभवतः 7 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। और भी बहुत सारे चीज़ मिले हैं मोहनजोदड़ो से। 7000 वर्ष पहले कपास की खेती का प्रयोग मिला है। कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं। चांदी के फूलदान मिला है और ये जो आप देख रहे हैं, ये दाढ़ी वाले बियर्ड पर्सन, ये इसकी भी मूर्ति मिली है। इसकी भी चर्चा हम अगले बिंदु में कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है। साथियों, जो विशेषज्ञ की बात हो रही है तो विशेषज्ञ वो होते हैं जो कोई काम बहुत ही सावधानी से करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दाढ़ी कितनी संजीदगी से बनाई गई है, तो ये कोई सामान्य आदमी नहीं बनाए होंगे, ये बनाने वाले कोई विशेषज्ञ ही होंगे और इन विशेषज्ञों ने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होते होंगे। साथियों, अब ये बात है कि इस काम में सिर्फ पुरुष ही शामिल थे या महिलाएं भी? तो निश्चित रूप से इतिहासकार कहते हैं कि इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल होते होंगे। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, फेयंस। ये फेयंस क्या होता है? तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। तो फेयंस जो होता था वो चूंकि शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, तो बालू और स्फटिक पत्थरों को आपस में मिलाकर एक कृत्रिम चीज बनाई जाती थी, फेयंस। और इस फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। अर्थात फेयंस मानव निर्मित थे। जो शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, उन्हीं से पत्थरों और बालू को, स्फटिक पत्थरों और बालू को मिलाकर एक चीज तरह गोंद में मिलाकर एक चीज बनाई जाती थी जिसे फेयंस कहा जाता था। और फिर इस फेयंस के माध्यम से मनचाहे चीज बनाए जाते थे, मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन इत्यादि। अब जो अगले बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पत्थरों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ऐसे लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो साथियों, कोई भी चीज़ बनाने में जो कच्ची पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे अगर हम कपड़े निर्माण की बात करते हैं, तो पहले कपास से रुई तैयार होते होंगे, फिर इनको निर्माण करके कपड़े बनाए जाते होंगे। तो जो कच्ची चीज़ें होती है वही कच्चे माल कहलाते हैं। तो अधिकांश कच्चे माल उन लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में मिल जाते थे और जो चीज़ नहीं मिलते थे वो दूर दराज के क्षेत्रों से वो लोग मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो साथियों, हड़प्पा के लोग जो तांबे का आयात करते थे वो राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी वो लोग तांबे का आयात करते थे आवश्यकता पड़ने पर। और कांसा, जैसा कि मैंने बताया थी, कांसा तांबे में टीन मिलाकर बनाया जाता था। तो तांबे से वो लोग परिचित थे और टीन से भी परिचित थे, लेकिन टीन का आयात वो लोग करते थे। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से टीन लाते थे और तांबे में टीन मिला करके कांसे का निर्माण करते थे। सोने का आयात कर्नाटक से करते थे। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे इस शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो साथियों, आज की तरह जैसे लोग शहर में रहते हैं और गाँव में रहते हैं, उसी तरह उन जमाने में भी लोग शहरों में रहते थे। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता था, लेकिन इसके अतिरिक्त गांव में भी लोग उस समय रहते थे
और गांव के लोग अधिकांशतः कृषि और पशुपालन करते थे और चीज़ों को उगाकर वो शहरों में सप्लाई करते थे, जिसे शहर के लोग अपना भोजन करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के अवशेष भी मिले, लेकिन जो लकड़ी के बनाए गए हल थे वो इतने कालखंडों में सुरक्षित नहीं रह पाए, लेकिन हल का खिलौना के रूप में हल मिला है। इससे ये पता चलता है कि वो हल के प्रयोग करते थे और वो लोग पानी का संचय भी करते थे और जिसका उपयोग वो सिंचाई के लिए भी करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपालन करते थे, आप इससे परिचित हैं, और वो आवश्यकता पड़ने पर अधिकांश एक स्थान से दूसरे स्थान भी चारा के लिए जाते थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का वे शिकार भी करते थे। अगला बिंदु है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खतीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो साथियों, हड़प्पा कालीन नगर में अधिकांश नगर जो मिला है उसमें 2 भाग थे, लेकिन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले एक नगर धौलावीरा, इसमें 3 भाग मिलता है। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त थे और ये नगर चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे। ये पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए थे ये नगर। इसमें प्रवेश द्वार भी थे, खुला मैदान भी मिला है जहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि सार्वजनिक बृहद कार्यक्रम आयोजित होते होंगे, और वहाँ पर लकड़ी में अवशेष मिला है, यानी धौलावीरा में लकड़ी में जरा गया अभिलेख मिला है। क्योंकि आमतौर पर वहाँ जो अभिलेख मिला है वो छोटी छोटी मोहरों पर ही लिखे हुए मिले हैं, लेकिन वहाँ पर एक लकड़ी में भी जरा गया अभिलेख मिला है जो कि अनोखा है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं के बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। साथियों, गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है वहाँ पर साबरमती नदी की एक उपनदी थी, उसके किनारे लोथल नाम का नगर बसा था। वहाँ पर कीमती पत्थर मिला है। इन पत्थरों से शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ें भी मिला है और ये भंडार गृह भी मिला है वहाँ पर, और वहाँ पर मुहरे लगाने का, मुद्रांकन का, मुहरबंदी का भी साक्ष्य मिला है। तो आप ये देख सकते हैं इन तस्वीर में ये लोथल को दिखाया गया है, जहाँ पर आप देखते हैं कि विशाल एक तालाब है, और आप ये भी जान लें कि लोथल का बंदरगाह, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये माना जाता है कि यह हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ पर जो समुद्र से आने वाले माल को उतारा जाता था और फिर वहाँ पर लाद कर दूसरे स्थान भेजा भी जाता था। आपको ये याद रखना है कि लोथल हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। वहाँ पर एक ऐसा भी जगह मिला है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। इमारत में उनके साक्ष्य मिले हैं। अधबने मनके हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, मनके बनाने वाले उपकरण हैं, ये सभी साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली
मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। साथियों, मुहर तो वो बनाया गया एक चीज़ था, पहचान था, और गीली मिट्टी में उस मुहर को लगाकर जो थैला होता था उसके मुहाने पर लगा दिया जाता था, और ये प्रमाण होता था अगर एक स्थान से दूसरे स्थान सामान जाता था, अगर ये मुहरें सुरक्षित हैं तो पता लगता था कि सामान सुरक्षित यहाँ पर आया है, उसे छेड़छाड़ नहीं हुई है। इनका प्रयोग आज भी होता है, आज भी मुहरें का प्रयोग होता है। सभ्यता स्थल के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें बनाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इससे लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो साथियों, अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो इसके विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ ने कहा, कुछ लोगों ने, इतिहासकारों ने कहा कि बाढ़ से ये उजड़ गए, कुछ ने कहा अकाल से उजड़ गए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जंगल समाप्त हो गए तो ईंट का पकना बंद हो गया, इसलिए भी ये समाप्त हो गए। कुछ लोग ये भी माने कि यहाँ पर जो बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए तो इसलिए भी स्थान वहाँ से लोग पलायन कर गए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंततः लगभग आज से 3900 वर्ष पहले इस सभ्यता का पतन हो गया, अंत हो गया, और फिर जो अगली सभ्यता बनी वो इसके लगभग 2500 वर्ष बाद अगली सभ्यता का निर्माण हुआ। तो साथियों, हमने इस अध्याय 3 की विवेचना को समाप्त किया। हो सकता है कि कुछ त्रुटियां रही हो, हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से फिर एक बार विनम्र प्रार्थना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। आपके बीच एनसीईआरटी का फैक्ट्स प्रस्तुत करने का हम अपना प्रयास करते हैं। आप सभी का